सहरी नाम की सांवली सी दिखने वाली नागिन आरती की थाली लिए शिव मंदिर में पूजा करने जाती है। उसके मंदिर में प्रवेश करते ही वहाँ खड़ी सारी नागिनें मुंह बनाते हुए उसे घूरने लगती है। तभी वहाँ नागराज की पुत्री रूपवती नागिन उसे ताने देते हुए कहती है, फिर अनुचित समय पर मंदिर में प्रवेश किया तुमने। सहरी, तुम यहाँ तब क्यों नहीं आती जब मंदिर में कोई नहीं होता? पूजा का कोई उचित समय नहीं होता रूपल, और भोलेनाथ के दर्शन के लिए पधारने को तुम्हारी जरूरत नहीं है। रंग रूप ना सही, किंतु हर बात का भली प्रकार से उत्तर देना आता है तुम्हें। वैसे किस बात का घमंड रखकर ऐसे बोल लेती हो? क्योंकि घमंड करने लायक रूप तो नहीं है तुम्हारा। अब कर भी क्या सकते हैं, तुम जैसी हो, तुम्हें बाकी सारे लोग भी वैसे ही दिखाई देते हैं। ऐसा होता तो तुम्हारा सांवला रूप मुझे अपनी तरह गोरा नजर आता, पर अफसोस ऐसा है नहीं। लगता है मेरे सांवले रूप से मुझसे ज्यादा परेशानी तो तुम्हें है। अब तुम मेरे सामने से हट जाओ ताकि मैं पूजा कर सकूं। नाग कन्या रूपवती और नागिन सहरी की बहस चल ही रही थी कि तभी वहाँ खड़ी एक नागिन चिल्ला कर कहती है, रूपवती, तू क्या इस सांवली सहरी से बहस कर रही है? बाहर देख, अजर नाग मंदिर के बाहर आया है। अजर नाग? वास्तव में क्या बात है, नागलोक का सबसे गोरा और रूपवान नाग मंदिर के बाहर है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे भी उसे एक झलक देखना ही चाहिए। भला हो उस रूपवान गोरे नाग का, उसे देखने के बहाने कम से कम मंदिर से थोड़ी भीड़ तो कम हुई। उसका छोड़ो, तुम तो भोलेनाथ से अपने भले के लिए प्रार्थना करो। इतना कहकर नाग कन्या रूपवती वहाँ से चली जाती है और बाकी नागिनें भी उस रूपवान गोरे नाग की एक झलक पाने के लिए मंदिर की ओर भागती है। तो वहीं सहरी भोलेनाथ की पूजा में मगन हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो पूजा करके वापस भवन को लौट रही होती है तो देखती है कि नाग अजर के इर्द गिर्द नागिनों का जमावड़ा लगा है, किंतु वो भीड़ से अलग अपने रास्ते पर बढ़ रही है। तभी उस नाग अजर की नजर उस पर पड़ती है और वो मन में कहता है, यहाँ नागलोक की सभी नागिनें मुझे इतने प्रेम से देख रही हैं, वहाँ ये नागिन कौन है जिसने मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया? नाग अजर को नाग कन्या रूपवती का प्रणाम। नाग कन्या, आप यहाँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए आई थी क्या? जी, पर देखिए ना, इसी बहाने आपसे भी भेंट हो गई। मैं कह रही थी कि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ नाग कन्या, मंदिर के निकट किसी आवश्यक कार्य से आया था, चलता हूँ। इतना कहकर नाग अजर वहाँ से चला जाता है और रूपवती के साथ बाकी सभी नागिनें भी उसे देखती रह जाती है। जहाँ सहरी नागलोक की एक सांवली नागिन थी, तो वहीं नाग अजर नागलोक का सबसे रूपवान और गोरा नाग था। नाग कन्या रूपवती के साथ सभी नागिनें उसके रूप पर मोहित थी, किंतु सहरी ने अब तक केवल उसका नाम ही सुना था और अजर ने भी सहरी को दूर से ही बस बाहर से देखा था। एक संध्या के समय झरने किनारे बैठी सहरी पानी में खुद को निहार रही थी। तभी पानी में एक पत्थर आकर पड़ता है, जिससे पानी की छींटें सहरी पर पड़ती है और वो चिल्ला कर कहती है, कैसी दुष्टता है ये, संध्या के समय स्नान करवा दिया। कौन है ये पत्थर फेंकने वाला मूर्ख? मूर्ख नहीं, इस नागलोक का सबसे गोरा और रूपवान नाग हूँ। उफ, नागलोक में सुंदरता की चर्चा करने वाली नागिनें कम थी क्या, जो ये नाग भी आकर टपक पड़ा और वही बातें करने लगा। नागलोक में शांति से बैठने का कोई स्थान ही नहीं रहा। अरे कैसी नागिन हो तुम? तुम्हारे सामने मुझ जैसा गबरू जवान नाग खड़ा है और तुम मुझसे बात करना तो दूर, मुझे ठीक से देख भी नहीं रही हो। तुम नाग हो, कोई विचित्र प्राणी नहीं जिसे मैं देखना जरूरी समझूं। इतना कहकर सहरी वहाँ से जाने लगती है। तभी अजर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और सहरी एक पत्थर से टकराकर उसकी बाहों में जा गिरती है। उसी समय वहाँ से गुजर रही रूपवती और उसकी सखी नागिन की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो सहरी नागिन को अजर नाग के साथ देखकर हैरान रह जाती है। तभी सहरी मन में कहती है, इसका स्पर्श मुझे इतना सुखद एहसास क्यों दिला रहा है? कितनी सुंदर आंखें हैं इसकी। मुझे देखकर कहीं खो तो नहीं गई तुम? कोई नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है कोई। मेरे करीब आकर हर नागिन मुझ में खो जाती है। तभी सहरी उससे दूर होती है और उसे धक्का देकर कहती है, तुम तो
दुष्टता की हदें पार करते जा रहे हो। 2 कोस दूर रहो मुझसे। पहली मुलाकात में इस तरह का बर्ताव कौन करता है? वही तो, पहली मुलाकात में तो हर नागिन मेरी दीवानी हो जाती है, किंतु तुम हो कि मुझे खुद से दूर करे जा रही हो। मुझे जानना है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। क्योंकि ये उन नागिनों में से एक जो नहीं। अजर देखो ना कितनी सावली है ये, और इस जैसी सावली को जब कोई देखना पसंद नहीं करता तो तुमने तो इससे बात की है, तो शायद इसे ये सब सपना लग रहा होगा। क्यों, है ना सहरी? सही कह रही हो रूपवती, ये तो मन ही मन प्रसन्न हो रही होगी, लेकिन दिखा नहीं रही। तुम दोनों को मेरे रूप पर टिप्पणी करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? हमारे पास कोई कार्य हो या ना हो, किंतु हम तुम जैसा किसी को फंसाने का कार्य तो नहीं कर रहे ना। ये तुम क्या बोले जा रही हो? और नाकन्या रूपवती, ऐसा कुछ भी नहीं है। शहरी नागिन तो यहाँ शांति में बैठी थी, मैंने ही उसकी शांति भंग कर उससे बात करनी चाहिए। तुम सब क्या आज एक ही प्रकार का जहर पी कर आए हो, जिसे पीने के बाद तुम सबको मुझे कोसने, मेरी आलोचना करने और मुझे परेशान करने की शक्ति प्राप्त हो गई है? तो ठीक है, तीनों मिलकर यहाँ बातें करो, मैं जाती हूँ। किंतु सहरी अजर की बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। तो वहीं रूपवती उसे जाते देखकर खुश होकर अजर से बातचीत करने का प्रयास करती है, किंतु कुछ ही देर में अजर किसी कार्य का बहाना लगाकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। अजर सहरी को कभी बाग तो कभी झरने किनारे दूर से ही देखा करता। एक दिन जब वो वन में एकांत में नृत्य कर रही होती है, तो अजर एक वृक्ष के पीछे से उसका नृत्य देखने लगता है। तभी अजर का एक मित्र नाग यक्षक उसके पास आकर कहता है, अरे तू इस वृक्ष की ओट से किसे निहार रहा है? धीरे बोल यक्षक, जिसे देख रहा हूँ उसने सुन लिया तो यहाँ आकर हम दोनों पर भड़क उठेगी। अच्छा, तो तू वहाँ नृत्य कर रही सावली नागिन की बात कर रहा है। बताओ, उसका नृत्य देखने शक्तिशाली नाग अजर एक वृक्ष की ओट का सहारा लिए खड़ा है। नृत्य कौन देख रहा है? मैं तो शहरी को ही देख रहा हूँ। कितनी मगन होकर नृत्य अभ्यास कर रही है ना। हाँ तो क्या करूँ, लगता है तेरा मस्तिष्क ठिकाने पर नहीं है। नागलोक में सुंदर नागिनों का अकाल पड़ गया है क्या, जो तू इस सावली नागिन के दर्शन करने को मजबूर है? सावली है तो क्या हुआ, इस नागलोक की सभी नागिनों में से सबसे अलग और अद्भुत प्रतीत होती है ये मुझे तो लगता है कि मैं शहरी से प्रेम करने लगा हूँ। ये कैसा मजाक है? तू गोरा नाग और वो सावली नागिन, नागलोक में ऐसी जोड़ियां हंसी का पात्र बन सकती हैं। यक्षक के हंसने की आवाज नृत्य कर रही सहरी के कानों में भी पड़ती है और वो इधर उधर देखने लगती है। तभी अजर और यक्षक वहाँ से गायब हो जाते हैं। समय बीतता है। एक दिन और यक्षक द्वारा अजर के सहरी को पसंद करने की बात पूरे नागलोक में फैल जाती है, जिसे सुनकर रूपवती नागिन में जलन की ज्वाला भड़कने लगती है। तो वहीं ये बात जब सहरी के माता पिता को पता लगती है, तो वो उसके विवाह के लिए नागों के रिश्ते देखना प्रारंभ कर देते हैं। एक दिन जब सहरी के भवन में उसके रिश्ते की बात एक सांवले नाग से चल रही होती है, तभी वहाँ अचानक अजर प्रकट होकर कहता है, आप लोग यहाँ से लौट जाइए, क्योंकि जिससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आप यहाँ आए हैं उससे मैं प्रेम करता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो नाग अजर? माफ कीजिए, किंतु ये सत्य है। मैं आपकी पुत्री सहरी से बहुत प्रेम करता हूँ और उसके साथ ही विवाह करना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता। यहाँ नागलोक में मुझ जैसी सावली नागिन को कोई देखना नहीं चाहता और तुम मुझसे प्रेम नहीं विवाह की बात कर रहे हो। ये असत्य है। जाओ जाकर ये बातें किसी और को सुनाओ। ऐसा नहीं है सहरी, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। यदि ऐसा है तो समस्त नागलोक के समक्ष मेरी पुत्री से विवाह करोगे? अजर दक्षक के ऐसा कहते ही सर हिलाकर हामी भरता है और कुछ समय पश्चात ही अजर नाग नागलोक के सभी नाग नागिनों की उपस्थिति में सहरी नागिन से विवाह करता है। ये देखकर जहाँ सभी नागलोकवासी हैरान थे, तो वहीं नागिन रूपवती के सभी अरमानों पर पानी फिर जाता है। कौन हो तुम? आखिर क्या वजह थी जो ये चुड़ैल कॉलेज के प्रिंसिपल को मारना चाहती थी? आइए कहानी को विस्तार से जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जो चलना होगा। निधि अपने स्कूल की सबसे होनहार छात्रा थी,
12वीं की परीक्षा भी उसने अच्छे अंकों को प्राप्त करके उत्तीर्ण की थी। लेकिन उसके बाद उसके पिता की मृत्यु ने उसको मायूसी की चादर में लपेट दिया। निधि की माँ सुषमा उसको कॉलेज में पढ़ाने के लिए दिन रात दूसरों के घरों में काम करके उसकी फीस इकट्ठा करती है और उसका कॉलेज में दाखिला करवाती है। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद निधि का पढ़ाई में मन ना लगने के कारण वो लगातार दूसरी बार फेल हो जाती है और उसके रिपोर्ट कार्ड देखकर सुषमा बोलती है, निधि बेटा, तू इस बार भी फेल हो गई। तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या? माँ जी, ऐसी बात नहीं है, पर अब मुझे ना कुछ याद ही नहीं रहता। मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन कुछ याद करती हूँ तो बड़ी जल्दी भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करना। चल खाना खा। निधि और सुषमा खाना खाकर सो जाते हैं। निधि पढ़ाई में वीक तो हो गई थी, लेकिन उसे पढ़ाई पूरी करनी थी। वो कुछ बनना चाहती थी, इसीलिए इस बार उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। लेकिन क्लास टीचर ने उसे जानकर फेल कर दिया और वो तीसरी साल भी फेल हो गई, जिस वजह से कॉलेज के बच्चे उसका मजाक बनाते थे, उसे चिढ़ाया करते थे। ऐसे ही उसकी क्लास की कुछ लड़कियां, जो कि उसकी अब सीनियर हो चुकी थी, उसमें से रेनू और गीता नाम की लड़की निधि को चिढ़ाते हुए बोलती है, निधि के मार्क्स तो देखो कोई जाकर, इस बार तो पास हो गई है ना, या अभी भी फर्स्ट ईयर में ही है? अरे इसकी शक्ल बता रही है, ये फेल हो गई है। जब बस की नहीं है पढ़ाई तो घर बैठना, यहाँ भीड़ क्यों लगा रही है? हाँ यार, गवार है, अपने पेरेंट्स के पैसे फूक रही है मंदबुद्धि। यूँ नहीं कि घर जाकर काम ही कर ले, यहाँ आकर टाइम पास कर रही है। क्या हुआ बच्चों, इस क्लास में ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या? चल रेनू, चलते हैं। छोड़, ये तो आने वाले 10 साल भी इसी क्लास में रहेगी। निधि को इसी तरह कॉलेज के बच्चे परेशान करते थे और वो ये सब सहते हुए रोने लगती है। निधि के फेल होने की वजह से उसकी कोई दोस्त नहीं थी। ऐसे ही एक लड़की जो निधि के साथ ही बैठती थी, वो पढ़ाई में निधि से भी कमजोर होने के बावजूद पास हो चुकी थी। निधि इस बार मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाना चाहती थी, लेकिन वो नाकाम ही रही। यहाँ तक कि उसके साथ के जो भी बच्चे थे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे और निधि के 3 साल से फेल होने के कारण उसकी टीचर उसकी माँ को इस बार भी पेरेंट्स मीटिंग में बोलती है, देखो, आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत कमजोर है। आपको 3 साल से बोल रही हूँ, इसको कुछ और काम करवाओ, घर का काम सिखाओ। अगर पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता तो जिस चीज में मन लगता है वही काम करवाओ। और अब हम निधि को कॉलेज में नहीं रख सकते क्योंकि ये तीसरी बार फेल हुई है। मैडम, मुझे 1 नंबर से आपने फेल कर रखा है, ये गलत है। पिछली बार भी आपने हर सब्जेक्ट में मुझे बस 1-2 नंबर की वजह से फेल कर दिया था। मैम प्लीज, मेरा करियर खराब हो जाएगा। वैसे ही मेरे 3 साल बर्बाद हो चुके हैं। बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। हमें आगे से परमिशन मिली है कि 3 साल से जो भी बच्चे लगातार फेल हो रहे हैं उन्हें दोबारा एडमिशन नहीं मिल सकता। अब आप जाएं यहाँ से, मुझे और भी बच्चों के रिजल्ट देने हैं। निधि ने इस बार जी जान से मेहनत करी थी, लेकिन जानबूझकर एक नंबर से निधि को फेल करके रखा गया था। निधि की माँ निधि को घर ले आती है, जिसके बाद अगले दिन जाकर निधि फिर से अपने प्रिंसिपल से मिलकर बोलती है, सर, मुझे इस बार भी 1 या 2 नंबर से फेल किया हुआ है। सर, ये सरासर गलत है। मुझे कंपार्टमेंट भी तो दिया जा सकता था, लेकिन मुझे डायरेक्ट फेल कर दिया गया। प्लीज मुझे पास कर दीजिए। बेटा, कुछ नहीं हो सकता, हमारे कॉलेज का नाम खराब होगा। आप समझने की कोशिश करो। सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लो। प्रिंसिपल निधि को कॉलेज में दोबारा एडमिशन नहीं देना चाहता था। फेल होने के दुख में निधि कॉलेज की छत पर गई। तभी नीचे खड़े कॉलेज के बच्चे शोर मचाने लगते हैं और भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जहां टीचर्स सब उसे रोक रहे थे। उन्हीं में उसकी दोस्त सीमा भी रोते हुए उससे बोलती है, नहीं नहीं, कोई रोको। रुक जाओ निधि। निधि ने किसी की बात नहीं सुनी और उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। जिसके बाद उसकी माँ को जब प्रिंसिपल ने बताया तो अपनी बेटी की मौत के सदमे में उसकी भी मृत्यु हो गई। ऐसे ही पूरा परिवार खत्म हो गया। निधि कॉलेज में चुड़ैल बनकर बदला लेने के लिए भटकने लगी। मैं अपना बदला लूंगी।
किसी को नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मुझे इस बार जानबूझकर फेल करा है। मैं सबके सबको मौत के घाट उतार दूंगी। पानी की टंकी के पास जो कोई भी आता उसे निधि मारने लगी थी, और खासकर जिसने उसका मजाक बनाया था उन सभी को चुड़ैल बनी निधि मार रही थी। किसी को वॉशरूम में मारकर छोड़ दिया तो किसी को कैंपस में। ऐसे ही एक शाम गीता पेपर की तैयारी के लिए लाइब्रेरी में बैठी होती है। ये सब देखकर चुड़ैल निधि बोलती है, तू नहीं बचेगी अब। तूने भी मेरा मजाक बनाया था ना। निधि हूँ मैं, पहचान मुझे। बहुत पढ़ाकू बनती है, मजाक बनाती है फेलियर्स का। अब तू भी फेल होगी। इतना बोलते ही लाइब्रेरी की किताबें खुद ब खुद आकर गीता को लगने लगती है और वो अपने हाथों को स्टील के स्केल से काटने की कोशिश करती है, तो कभी खुद का सिर टेबल पर मारने लगती है। उस दिन वो किसी तरह घर पहुंचती है, लेकिन उसके बाद से वो डिप्रेस्ड हो जाती है। उसे हर वक्त बस निधि ही दिखती है, साथ ही किताबें उसके आगे हवा में घूमने लगती है। गीता डरी डरी रहने लगती है, जिस कारण वो एग्जाम ना दे पाने की वजह से फेल हो जाती है। फिर निधि अपने अगले शिकार रेनू के पास जाती है और उसको भी डराते हुए मौत के घाट उतार देती है। ऐसे ही एक दिन क्लास टीचर जब बच्चों के पेपर चेक कर रही थी, तो वो वीक बच्चों को जानबूझकर फेल कर रही थी। ये सब देखकर चुड़ैल बोलती है, ये मैं सब कभी नहीं होने दूंगी। ये न जाने कितने बच्चों का करियर खराब कर रही है, उन्हें जानबूझ के फेल करके। लेकिन अब तुम नहीं बचोगी। जैसे मुझे जानबूझकर फेल करा, मैं औरों को फेल नहीं होने दूंगी। अपनी शक्तियों से टीचर को वश में करके उसके ही हाथों के पेन से वो उसके खुद के गले को बुरी तरह जख्मी करवाकर निधि उसे भी मार देती है। जिसके बाद चुड़ैल अपना आखिरी शिकार प्रिंसिपल के पास जाती है। कॉलेज का प्रिंसिपल जब अपने कैबिन में बैठा होता है, तो वो अपने चुड़ैल रूप में उसके पास आकर बोलती है, अब तेरी मौत बहुत नजदीक है। मरने के लिए तैयार हो जा। कौन हो तुम? तेरी मौत। निधि हूँ मैं, पहचान ले मुझे। अपना बदला लेने आई हूँ। और आज तक कॉलेज में जितनी भी मौतें हुई है ना, सबको मैंने मारा है। और अब तेरी बारी। लेकिन हमने तुम्हारी जान थोड़ी ली है। तुमने तो अपनी इच्छा से आत्महत्या की है, और अपनी गलती की सजा सबको क्यों दे रही हो? अपनी इच्छा से नहीं, तुम सबकी वजह से आज मैं कुछ कर नहीं पाई। मेरी मौत का कारण तुम सभी हो। मुझे कम मार्क्स देकर मुझे फेल कर दिया, मुझे चिढ़ाया गया, कॉलेज से बाहर निकाला गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद किसी भी बच्चे को कॉलेज से बाहर नहीं करूंगा। एक मौका दो बस। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं भी तुम्हारे आगे ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुमने मुझे मौका नहीं दिया। इतना बोलते ही चुड़ैल प्रिंसिपल को ऑफिस के टेरेस पर ले जाकर छत से धक्का मार देती है, जिस वजह से प्रिंसिपल की लाश को देखकर सब बच्चे डर जाते हैं। तभी चुड़ैल सबके सामने आकर बोलती है, मेरा बदला तो पूरा हो गया, लेकिन मैं हमेशा इसी कॉलेज में भटकती रहूंगी, ताकि किसी कमजोर को परेशान न किया जाए और ना ही कम मार्क्स देकर उसे फेल किया जाए। इस घटना के बाद से सभी स्टूडेंट्स कमजोर स्टूडेंट्स की मदद करने लगे और किसी को भी बुली नहीं करते थे, ताकि कॉलेज वाली निधि चुड़ैल वापस न आ जाए।